Good morning, students. Welcome to EduCraft Academy, Crafting Young Minds. This is the continuation lecture of chapter number 4 for 9th standard history for ICSE board students. Okay, and this is the Mauryan Empire that we are going to study today. And this is the lecture presented by me, Zair sir. Okay, चलिए अब आगे देखते हैं कहीं पर से बाकी है जो ठीक है जो लास्ट क्लास में जो समझाया था अबाउट जो प्लीनी है, ठीक है, जो एक रोमन राइटर है प्लीनी, उनके हिसाब से इतने सारे इनके पास सोल्जर्स थे, 6,30,000 कैवलरी है, घुड़सवार है, 9,000 हाथी है, 8,000 चैरियट्स है। तो ये सब चीजें हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यही पूछा है इसके बाद कोई आ रहा है, सब लोग प्रेजेंट है ना भाई? ठीक है। तो इसके बाद क्या पूछा है, बोला है हाउ डिड चंद्रगुप्त मौर्य मैनेज टू मीट द एक्सपेंसेस ऑफ सच अ ह्यूज आर्मी। बोले इतनी बड़ी आर्मी जो थी, ठीक है, तो इतना खर्चा कहां से निकालता था? मतलब 6 लाख सोल्जर्स, ठीक है, 9,000 हाथी, बाप रे, ठीक है, इतना सोच के इसमें एक हाथी भी आज के जमाने में भारी पड़ेगा, तो 9,000 हाथी रखता था, इतने सारे फुट कैवलरी घुड़सवार, ठीक है, मतलब हॉर्समैन या कैवलरी जो घुड़सवार होते थे उसके ऊपर। तो ये सारा चीजें मेंटेन कैसे करता था, इतना सारा एक्सपेंसेस कहां से लाता था? अगर अब लिखा है if we rely on Arthashastra of Kautilya, it would appear that the state controlled almost all the economic activities in the realm. ठीक है, the state brought new land under cultivation. अब कौन आया लेट? मननशी भट्ट। ठीक है, बोला है कि ये ना कि अगर हम अर्थशास्त्र की तरफ नजर करें, ठीक है, अर्थशास्त्र जो कौटिल्य ने लिखा था उसकी तरफ नजर करें, तो कहा जाता है कि है ना सारा के सारा जो इकोनॉमिक एक्टिविटी थी, राइट, all the economic activity, it was controlled by the government, or we can say by the king and his मंत्री परिषद and his councils, right? तो ये लोग क्या करते थे, नया जो न्यू लैंड जो है, ठीक है, वो कल्टीवेशन में लाते थे। बोले कि नई नई जो जगह है उसको कल्टीवेशन में लाइए, राइट। द स्टेट ब्रॉट न्यू लैंड अंडर कल्टीवेशन विद द हेल्प ऑफ द कल्टीवेटर्स एंड द शूद्र लेबरर्स, ठीक है। द वर्जिन लैंड का मतलब ऐसे लैंड जिसके ऊपर अभी भी एक भी बार एग्रीकल्चरल एक्टिविटी नहीं किया गया, उसको कहते हैं यहां पर वर्जिन लैंड। द वर्जिन लैंड was opened to cultivation, yielded handsome income to the state in the form of revenue collected from the newly settled peasants. समझ में आया? मतलब जब इतना बड़ा राज्य है आपके पास, ठीक है, जो पूरा भारत तो कंट्रोल होता ही है, पाकिस्तान, अफगानिस्तान एंड नो पार्ट ऑफ दिस बलूचिस्तान, ये पूरा एरिया जब कवर होता है आपका, तो क्या करना है, नई नई जो लैंड है, ठीक है, जो जहां पर अभी भी एग्रीकल्चर नहीं हुआ है, बस उसको कल्टीवेशन में लाइए। और जब उसको कल्टीवेशन में लाएंगे तो क्या होगा, अपना सोर्स ऑफ इनकम बढ़ेगा। जब नया कल्टीवेटेड लैंड आएगा तो नए फार्मर्स आएंगे, नए लेबरर्स आएंगे, वो काम करेंगे और वो हमें टैक्स देंगे, ठीक है। तो यही लिखा है द वर्जिन लैंड वाज ओपन टू कल्टीवेशन एंड yielded handsome income to the state in the form of revenue collected from the newly settled peasants. Peasants का मतलब farmers. It seems that taxes collected from the peasants varied from, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बोला कि भाई टैक्स का जो रेशियो था वो क्या था, तो कहेंगे टैक्स का जो रेशियो था 1/4, मतलब सोचिए 25% टैक्स टू 1/6, राइट, ठीक है। तो ये डिपेंड करता था अमॉन्ग्स्ट, कहेंगे कि अमॉन्ग्स्ट द टाइप ऑफ लैंड, कि कौन सा लैंड ज्यादा फर्टाइल है और कौन सा लैंड इनफर्टाइल है या कम फर्टाइल है, ठीक है, राइट। तो उसके ऊपर ये जो टैक्स का जो रेशियो था वो डिसाइड होता था, ठीक है। वेरिड फ्रॉम द 1/4 to 1/6 ऑफ द प्रोड्यूस। Those who were provided with irrigation facilities by the state had to pay for it. अब इरिगेशन क्या होता है आपको पता है, यू नो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इरिगेशन? इरिगेशन का मतलब है कि आर्टिफिशियल मींस से हमें क्या करना है, वाटर
प्रोवाइड करना है। किसको प्रोवाइड करना है? टू द एग्रीकल्चरल लैंड। ठीक है, अब ये कैसे हो सकता है? हो सकता है कोई कैनल से, ठीक है, हो सकता है कुएं से, वेल से, कहीं से, उस समय का जो आर्टिफिशियल इरिगेशन का मेथड था उससे। तो क्या है कि फार्मर्स को वो कुएं से पानी निकालना हो, वो कैनल से पानी निकालना हो, तो उसके लिए भी टैक्स पे करना पड़ता था। इन एडिशन टू दिस, इन द टाइम्स ऑफ इमरजेंसी, ठीक है, पीजेंट्स वर कंपेल्ड टू रेज मोर क्रॉप्स। Tolls were also levied on the commodities brought to town for sale। मतलब यहाँ पर टोल प्लाजा क्या होता है आपको पता ही है, राइट? आप जैसे कि हाईवे पे जाते हैं तो वहां पे टोल टैक्स भरना पड़ता है, राइट? तो यहाँ पर क्या है कि आप अगर नगर में, आप अगर सिटी में अपना सामान, अपना जो गुड्स है, अपना जो कॉमोडिटीज है, ठीक है, उसको बेचने के लिए लाते हैं, तो उसके ऊपर भी हम क्या लेंगे? टैक्स लेंगे, जो आज भी हम पे करते हैं, आज के जमाने में भी हम पे करते हैं। ठीक है, तो क्या लिखा है? लिखा है कि टोल्स वर ऑल्सो levied on commodities brought to town for sale and they were collected at the gates. Moreover, the state enjoyed a monopoly in mining, in sale of liquor, manufacture of arms। अब यहां पर याद रखिए, स्टेट का मतलब है उस समय का जो राजा था, ठीक है, जो राजा था या उस समय के जो काउंसिल्स थे या जो मिनिस्टर्स थे, इनके हाथ में ही सब कुछ रहता। तो मोनोपोली था, एक तरीके से मोनोपोली। मोनोपोली किसके ऊपर? तो कहेंगे शराब के ऊपर। शराब का जो बिक्री है, ठीक है, बनाने की जो बिक्री है या बनाने का जो तरीका है या लिकर जो है एक तरीके से, वो पूरा के पूरा किसके पास रहता था? स्टेट के पास, और किसी के पास अथॉरिटी नहीं थी। एक बार ऐसा कहानी भी है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने, ठीक है, सीरिया के जो राजा है उससे 3 चीजें मांगी। बोला मुझे थोड़ी 3 चीजें चाहिए। एक चाहिए शराब, ठीक, आई नीड लिकर। सेकेंड चाहिए अंजीर, दैट इज फिग। फिग, अंजीर आप खाते हैं ना, ठीक है, अंजीर। और थर्ड चीज चाहिए फिलोसोफर। एक फिलोसोफर भेजिए मेरे कोर्ट में, ताकि मुझे थोड़ी और एनलाइटमेंट या थोड़ा और नॉलेज मिले। तो सीरिया के राजा ने क्या कहा? मैं शराब बेच दूंगा, मैं आपको फिग भी बेच दूंगा, लेकिन मैं फिलोसोफर नहीं बेच सकता। ठीक है, मैं आपको नहीं भेज सकता ये फिलोसोफर, बिकॉज यही तो हमारे यहाँ का इंपॉर्टेंट चीज है, मतलब नॉलेज, जो नॉलेज देने वाला है वो, राइट? तो यहां पर क्या लिखा है? लिखा है कि माइनिंग में, आपको पता है माइनिंग का मतलब क्या होता है? जैसे कि उस समय पे आयरन एज चल रहा था, मतलब आयरन का दबदबा था, जिसके पास माइंस थी आयरन की, ठीक है, तो ये कौन था? ये उस समय पे स्टेट। स्टेट का मतलब राजा या किंगडम, ठीक है, तो उस समय का किंगडम के अंदर जो है ये उसकी मोनोपोली, हमारे अलावा कोई नहीं कर सकता, सरकार के अलावा। आज के जमाने में जैसे सरकार है, तो उस समय पे राजा, तो राजा और उसके जो मंत्री है, बस वही माइनिंग कर सकते थे, ऐसा एक तरीके से। या फिर लिकर, शराब, ठीक है, तो शराब का भी जो बिक्री है वो भी किसके अंडर था? इनके ही अंडर, और उसके ऊपर से ज्यादा पैसा। मैन्युफैक्चरिंग ऑफ आर्म्स, आर्म्स का मतलब वही कि सारे जो वेपन्स थे उस समय के, ठीक है, तो वो वेपन्स का मैन्युफैक्चर भी किसके हाथ में रहेगा? सिर्फ राजा या लेटर से स्टेट के हाथ में रहेगा, या उस समय की जो एडमिनिस्ट्रेशन था उनके हाथ में रहेगा। और इसीलिए क्या आया, उस समय पर ज्यादा पैसा जनरेट करने का मौका मिला। दिस नेचुरली ब्रॉट मनी टू द रॉयल एक्सचेकर, हमारा जो रॉयल खजाना है, ठीक है, राइट, उसके अंदर पैसा आने लगा। Chandragupta thus established a well-organized administrative system and gave it a sound financial base। ठीक है, मतलब यहां पर आज के जमाने में आप देख रहे हो कि हमारा जीडीपी जो है 23.9% नीचे जा रहा है फॉर द क्वार्टर, ठीक है, Q1, क्वार्टर 1, ठीक है, क्वार्टर का मतलब क्या होता है? 3 मंथ्स। तो पहले 3 मंथ्स में ही हम गड़बड़ा गए। तो यहां पर क्या है, चंद्रगुप्त मौर्य ने क्या बोला? बोला मैं एक एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेशन दूंगा, लेकिन साथ ही साथ एक बढ़िया वाला फाइनेंशियल बेस भी चाहिए, और वो प्रदान भी किया। एक तरीके से सारा के सारा पैसा जो है वो स्टेट के हाथ में रहता था उस समय पे, ठीक है, राइट। अब यहां पर बिंदुसार नहीं है, क्योंकि बिंदुसार जो है, ठीक है, राइट, वो इतना इंपॉर्टेंट राजा नहीं है, इसलिए थोड़ा बहुत ही उसके बारे में है, राइट। लेकिन उसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट राजा आया, द ग्रेट अशोक, ठीक है, महान अशोक, उसके बारे में हम पढ़ते हैं, महान अशोक, ओके, राइट। अब देखिए क्या लिखा है। लिखा है अशोक के बारे में, चंद्रगुप्त मौर्य was succeeded by बिंदुसार
whose reign is important for continued links with the Greek princes। आ गया? ठीक है, क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं चंद्रगुप्त मौर्य की जो वाइफ है ना, याद है, हेलेना, राइट? तो बिंदुसार का कहीं ना कहीं जो नैनीहाल है, मतलब जो नानी माँ का घर है, राइट, कहाँ है? वो है इंटरनेशनल घर है, ग्रीक है। तो कहीं ना कहीं इनसे बहुत सारा रिलेशन एस्टैब्लिश किया था। ठीक है, राइट। अब आगे देखते हैं, नेक्स्ट नेक्स्ट देखते हैं क्या लिखा है। लिखा है हिज सन, मतलब यहां पर सबसे पहले चंद्रगुप्त मौर्य, फिर आते हैं बिंदुसार, एंड आफ्टर दैट कौन आते हैं? अशोक, जो बेटे ही थे, मतलब सन, हिज सन, एंड ये भी सन ही है, राइट? तो अशोक के बारे में क्या लिखा है? लिखा है हिज his son Ashok is the greatest of all the Mauryan rulers. According to Buddhist tradition, he was so cruel in his early life that he killed his 99 brothers. बताया था मैंने आपको, ये बताया था ना कि चंद्रगुप्त मौर्य जो है उसने अपने 99 ब्रदर्स को, भाइयों को मौत के घाट उतारा था। इतना ये डेस्पोटिक और क्रूअल था। सत्ता इसके हाथ में ही थी, ठीक है, सत्ता इसके ही हाथ में थी, एक तरीके से ऐसा कहा जाता है। और इसका साथ किसने दिया? इसका साथ देते हैं राधा गुप्त। ओके, राइट। अब आगे देखते हैं क्या लिखा है। लिखा है बट सिंस द स्टेटमेंट इज बेस्ड ऑन अ लेजेंड, ठीक है, मतलब ये बुद्धिस्ट टेक्स्ट में लिखा है ऐसा, राइट, और हो सकता है ये सही ना हो सकता है, लेकिन क्या पता सही हो। ऐसे ही तो किसी ने लिखा नहीं होगा कि 99 ब्रदर्स को मजाक, मतलब मजा आ रहा है क्या ऐसे लिखने में किसी राजा के बारे में? नहीं ना, ठीक है। तो हो सकता है ये एक कहेंगे फॉल्स स्टेटमेंट हो, राइट, है ना, हो सकता है ये सही हो, हमें क्या पता, लेकिन हमें वो बुक से मिलता है। अगर बुक से मिलता है तो हो सकता है ये सही हो। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल चंद्रगुप्त मौर्य के पास 6 लाख आर्मी थी, 9,000 हाथी थे। अरे बाप रे, ये किसने लिखा है? प्लिनी ने लिखा है। तो ये हम कह सकते हैं कि राजा की महानता के लिए हो सकता है ये एग्जैजरेटेड नंबर हो, लेकिन किसी राजा को क्रूअल दिखाने के लिए अपने ही भाई, अपने ही नहीं, एक दो भाई हो तो चलो ठीक है, राइट। जैसे कि हम मुगल पीरियड में देखते हैं कि औरंगजेब ने क्या किया था, अपने तीनों भाइयों को मरवा दिया था लेटस से, ठीक है, राइट, या ऐसा कुछ कह सकते हैं। लेकिन एक दो भाई हो तो ठीक बात है ना भाई, कि चलो ठीक है, एक दो भाइयों को तो आज आम सी बात है एंशिएंट इंडिया में, लेकिन 99 भाइयों को मरवाना, राइट, ये अपने आप में एक बड़ी बात है। तो ये किसी राजा को क्रूअल दिखाने के लिए कोई हिस्टोरियन थोड़ी लिखेगा, और प्लस कोई बुद्धिस्ट टेक्स्ट में ऐसा थोड़ी ना लिखा जाएगा। तो हो सकता है कि ये सही हो सकता है ये गलत हो सकता है, ठीक है, लेकिन लिखा है तो हमें उसको मानना पड़ेगा। क्या लिखा? अभी लिखा भी है, जैसे मैंने आपको बताया था कि इसके जो रसोई है, इसका जो किचन है, उसके अंदर रोज 2 डियर बनते थे और एक पिकॉक बनता था, ऐसा भी लिखा है, हिस्टोरियंस ने ये भी लिखा है। तो हो सकता है ये सही हो। और उसके जो कलिंग वॉर है, उसके बाद जब इसने भगवान बुद्ध का बुद्धिज्म अपनाया, जब इसने धम्म की नीति अपनाई, ठीक है, राइट, तो हो सकता है कि ये उसने त्याग कर दिया हो खाना, राइट। तो यही सब लिखा हुआ है। क्या लिखा है? बट सिंस द स्टेटमेंट is based on a legend, it may well be wrong. His biography prepared by the Buddhist writers is so full of fiction that it cannot be taken seriously. क्या लिखा है? लिखा ही है ना कि भाई ये क्या है, एक फिक्शन है, राइट। जैसे आप फिक्शनल कैरेक्टर्स देखते हो, ठीक है, जैसे हीरो है, वो 10 विलन को मारता है, लेकिन आज के ज़माने में अगर सही में लड़ाई हो जाए तो वो हीरो क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा, ठीक है, 10 विलन आ जाएंगे तो ऐसा। तो क्या है? ये एक फिक्शन है। फिक्शन मतलब मन गढ़ंत कहानियां हैं, हो सकता है सही हो या ना हो, इसको सीरियसली नहीं लेना चाहिए, ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज अशोकन एडिक्ट्स। सबसे इंपॉर्टेंट जो हमारा सोर्स है, जो हमारा लिटरेरी और आर्कियोलॉजिकल सोर्स है फॉर द मौर्यन एम्पायर, या लेट अस से फॉर द मौर्यन डायनेस्टी, ठीक है, वो यही है, ठीक है, दैट इज द अशोकन एडिक्ट्स, ठीक है, राइट। अभी आपको पता है व्हाट इज आवर नेशनल एम्ब्लेम? व्हाट इज आवर नेशनल एम्ब्लेम? याद है कुछ? नेशनल एम्ब्लेम कैसा दिखता है भारत का?
कम ऑन स्टूडेंट्स। अशोक चक्र। यस, अशोक चक्र, बहुत बढ़िया, बहुत अशोक बढ़िया। चक्र सर, हाँ, 3 faces of lion। 3 faces नहीं बेटा, 4 faces ऑफ लायन। ओके, हाँ ठीक है। सॉरी सर, यस। हाँ 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 हाँ। माही, अशोक पहले, देखिए अशोक को उसकी अर्ली लाइफ में उसको चंड अशोक कहा गया है। चंड, ठीक है, चंड अशोक, मेरा हिंदी शायद ये चंड है। चंड मतलब समझते हैं, चंड अशोक का मतलब क्या होता है? चंड जो एक गॉडेस है, उसके नाम पर इनको नाम दिया गया है कि चंड अशोक। चंड का मतलब होता है क्रूअल अशोक, ठीक है। तो पहले बहुत क्रूअल था, मतलब अपने 99 भाइयों को मरवाने वाला इंसान कितना क्रूअल हो सकता है, उसको चंड का ही नाम दिया जाएगा, तो चंड अशोक। लेकिन जब कलिंग का वॉर होता है, जब वो देखता है कि मास मर्डर उसने किया है एक तरीके से, किसी को नहीं छोड़ा, बच्चों को नहीं छोड़ा, बूढ़ों को नहीं छोड़ा, औरतों को नहीं छोड़ा, किसी को नहीं छोड़ा, राइट। और मास मर्डर, या लेट अस से आज के ज़माने में इसको हम जेनोसाइड भी कह सकते हैं, ऑफ द कलिंग वॉर, राइट। तो ये उसका मन जो है द्रवित हो जाता है, उसका माइंड जो है चेंज हो जाता है, उसके माइंड में जो है एक ग्रेट इम्पैक्ट पड़ता है, ठीक है। वो बाद में हम डिस्कस करते हैं, लेकिन अर्ली लाइफ में जो है इसको चंड कहा गया है, मतलब एक तरीके से कह सकते हैं कि ये बहुत ही डेस्पोटिक क्रूअल राजा था, राइट। और बाद में जब ये बुद्धिज्म अपनाता है, उसके बाद थोड़ा बहुत नहीं, बहुत ही हद तक ये थोड़ा शांत हो जाता है, ठीक है। चलिए अब अशोकन एडिक्ट्स की बात करते हैं, जो मैंने आपको सिखाया था कि शिलालेख है, या लिखा हुआ है, पिलर एडिक्ट्स है, ठीक है, स्तंभ एडिक्ट्स है, स्तंभ लेख है। सो ये सब चीज़ें यहाँ पर है। क्या लिखा है? वी कैन रिकंस्ट्रक्ट। अब जब हिस्ट्री को रिकंस्ट्रक्ट करना है, मतलब हिस्ट्री तो ऐसा है नहीं कि आप टाइम मशीन लेके चले जाओ और असलियत देख कर आओ, नहीं, हमें क्या करना पड़ता है? हिस्ट्री को जो है रिकंस्ट्रक्ट करना पड़ता है, मतलब उस जमाने में क्या हुआ होगा ये हमें, यह आज के ज़माने के जो आर्कियोलॉजिकल जो सोर्सेज हमारे पास है, या लिटरेरी सोर्सेज हमारे पास है, बस उसी को देखकर, उसी को पढ़कर, उसी को समझकर, ठीक है, हम क्या कर सकते हैं? एक हिस्ट्री का रिकंस्ट्रक्शन कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो मौर्यन एम्पायर का जो हिस्ट्री है, उसको जो रिकंस्ट्रक्ट करने की बात की गई है, वो किस में से की गई? ऑन द बेसिस ऑफ हिज इंस्क्रिप्शंस, उनके जो इंस्क्रिप्शंस है, जो उन्होंने लिखी है, ठीक है, वो बात की गई। अब देखिए यहाँ पर नोटेबल चीज क्या लिखी है पता है? ये सबसे पहला राजा था, ठीक है, ये सबसे पहला राजा था जो अपनी प्रजा से, जो अपनी प्रजा से, ठीक है, डायरेक्टली बात करने के लिए जाना जाता है। जनरली आप सोचिए कि हमारे नेता जो है, हमारे जो नेता है, वो 5 साल में एक बार भी नहीं फरकते हमारे पास, ठीक है, राइट। लेकिन ये राजा जो है क्या 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 करता है? डायरेक्टली संवाद करता है, डायरेक्टली बात करता है, ठीक है। मतलब ऐसा नहीं कि सबको मीटिंग में बुला के बात करता है, लेकिन क्या है, वन साइडेड बात है, लेकिन बहुत अच्छी बात है। जब पहली बार जब राजा कहेगा कि सारी प्रजा मेरी संतान है, इसका मतलब देखो प्रजा के मन में कितना मस्त भाव आएगा, ठीक है, सारी प्रजा मेरी क्या है? संतान है, ठीक है, राइट। तो जब संतान बोलेगा कि ऑल द सिटीजन्स ऑफ माई किंगडम आर लाइक माई चाइल्ड, ठीक है, तो प्रजा के मन में क्या आएगा? अरे बाप रे, राजा ने हमको अपने संतान का दर्जा दिया है, राइट, ठीक है, तो आप कौन है? आप हमारे माई बाप हुए, है ना, काइंड ऑफ दैट थिंग। तो एक फीलिंग आएगा, एक प्रजा के अंदर अपने राजा के प्रति फीलिंग आएगा। और इसीलिए इसी राजा ने, ही इज द फर्स्ट किंग ऑफ द एंशियंट इंडिया या एंशियंट हिस्ट्री, जहां पर ये प्रजा के साथ डायरेक्ट कांटेक्ट में आता है, ठीक है, थ्रू व्हाट? थ्रू हिज नोटिसेस, ठीक है, थ्रू हिज कहेंगे कि जो इंस्क्रिप्शंस है, रॉक एडिक्ट्स और पिलर एडिक्ट्स में जो इंस्क्रिप्शंस है, उसके थ्रू ये डायरेक्टली संवाद करता है, बात करता है अपने पीपल से। क्या लिखा है? लिखा है ही इज द फर्स्ट इंडियन किंग टू स्पीक डायरेक्टली to the people through his inscriptions. They were engraved on the rocks, ठीक है, राइट। मतलब क्या है, जैसे कि आप देखते हो ना, वो 10 कमांडमेंट्स लिखे गए थे टैबलेट पे, याद है आपको? आप मॉरल्स मेड इजी पढ़ते थे जब बचपन में, तो वो 2 टैबलेट्स थे पत्थर के, उसके अंदर 10 कमांडमेंट्स लिखे गए हैं, याद है आपको? मॉरल्स में पढ़ते थे आप। गिव मी थम्स अप, समझ में आ रहा है मैं जो सिखा रहा हूँ? हाँ हाँ हाँ, राइट। आप एसडीए में पढ़ते हैं तो आपको पता होगा कि मॉरल्स मेड इजी आता था, एक सब्जेक्ट बहुत इजी होता था, एंड उसमें जो 10 कमांडमेंट्स जो पत्थर पे लिखे गए थे, राइट। तो वैसा ही यहाँ पर भी
यहां पर भी क्या है, यहां पर भी ये राजा जो है, ठीक है, ये क्या करता है, ये एनग्रेव, ये अपने इंस्क्रिप्शंस, अपने जो मैसेजेस है, ठीक है, उस जमाने में तो कोई पेपर वगैरह होता नहीं था, तो ये अपने मैसेजेस जो है वो किस पर छपवाता था, किस पे, एनग्रेविंग, मतलब कारीगरी करवा कर वो लिखवाता था, किस पे, पत्थरों पे लिखवाता था, रॉक्स पे लिखवाता था, ठीक है, जहां पर पत्थर मिला वहां पर एक साइन बोर्ड, जैसे कि आज के जमाने में कैसे साइन बोर्ड है, ठीक है, तो वैसे ही साइन बोर्ड लगवाता था। क्या लिखा है, लिखा है कि दे वर एनग्रेव्ड ऑन द रॉक्स ऑन पॉलिश्ड stone pillars mounted by the capitals and in the caves। और देखिए ऐसा ही एक पिलर जो हमारे भारत का नेशनल एम्बलम है, या लेट अस से राष्ट्रीय चिन्ह है, ठीक है, वो क्या है, अशोक पिलर। जो अशोक, क्या ये व्हील कौन सा है पता है आपको, ये व्हील क्या है, ये व्हील जो है ये कहां से लिया गया है पता है, अशोक कौन था, अशोक बुद्धिस्ट था, है ना, राइट। तो ये व्हील कहां से लिया गया पता है आपको, वो जो धम्म चक्र परिवर्तन था जो भगवान बुद्ध का, याद है कुछ, याद है, सिखाया था आपको, याद है कुछ बुद्धिज्म में सिखाया था भगवान बुद्ध के बारे में, यस यस। तो ये जो अशोकन जो व्हील है, जो हमारा नेशनल एम्बलम है या राष्ट्रीय चिन्ह है, ठीक है, ये भी कहाँ से लिया गया है, सारनाथ से ही लिया गया है, ठीक है। आई एम नॉट श्योर, आप लोग जरा पता लगा क्या ये कहाँ से लिया गया है, ये ऐसे कुछ होता है, और यहाँ पर एक नेशनल एम्बलम है, और इसके ऊपर जो है लायन के फिगर्स है, यहाँ पर कुछ एनिमल्स के फिगर्स है, ठीक है। तो ये कहाँ से, अशोक स्तंभ जो है हम कहते हैं, राइट, ठीक है। तो ये सारनाथ से लिया गया है, कहाँ से लिया गया है जरा बताइएगा मुझे। ओके चलिए अब आगे देखते हैं क्या लिखा है। केव्स में और उसकी कैपिटल सिटीज में ये सब माउंट किए जाते, ये सब इरेक्ट किए जाते। दे आर फाउंड ओनली इन द इंडियन सब कॉन्टिनेंट, सॉरी दे आर नॉट फाउंड, दे आर फाउंड नॉट ओनली, मतलब भारत के सब कॉन्टिनेंट में ही नहीं, ठीक है, राइट। ये कहाँ पाया जाता है, ये पाकिस्तान, अफगानिस्तान में और बलूचिस्तान में पाया जाता है। क्या लिखा है, लिखा है कि अलग अलग लैंग्वेजेस में, वापस देखिए यहाँ की लैंग्वेज, जो यहाँ की स्क्रिप्ट है वो क्या स्क्रिप्ट है, ब्राह्मी स्क्रिप्ट है, ठीक है, राइट, ये ब्राह्मी स्क्रिप्ट है, और वहाँ का जो डायलेक्ट था या वहाँ की जो स्क्रिप्ट थी वो कुछ और थी, तो उसी स्क्रिप्ट में लोकल लैंग्वेज में लिखवाता है। देखिए क्या लिखा है, लिखा है दे आर फाउंड नॉट ओनली इन द इंडियन सब कॉन्टिनेंट बट ऑल्सो इन द कांधार इन अफगानिस्तान। These inscriptions are in the form of 44 royal orders and each royal order has a several copies। देखिए सोचिए, मतलब ज्यादा रॉयल ऑर्डर भी नहीं बताना है ताकि नो प्रजा हमको मजाक में ले ले, ओके, प्रजा जो है हमको मजाक में ले ले, राइट, ऐसा भी मतलब 44 का फिर 4000 नहीं करना है, राइट, ठीक है, कि ये राजा तो कुछ भी बोलता है, इसका बात का हमें ज़्यादा सीरियसली लेना नहीं है, नहीं, क्या बोला है, बोले 44 मेन रॉयल ऑर्डर्स थे, ज़्यादा नहीं थे, ठीक है, राइट, लेकिन इसकी कॉपीज बहुत सारी बनाई गई, राइट, ताकि अलग अलग जगह पर, अब इतना बड़ा राज्य होगा जब, ठीक है, तो क्या होगा कि 44 कॉपीज से थोड़ी ना, 44 रॉयल ऑर्डर से थोड़ी ना काम चलेगा, इसकी बहुत सारी कॉपीज बनानी पड़ेगी और जगह जगह इसको लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो यही चीज लिखा है, लिखा है दिस इंस्क्रिप्शंस आर इन द फॉर्म ऑफ 44 रॉयल ऑर्डर्स एंड ईच रॉयल ऑर्डर हैज अ सेवरल कॉपीज। द इंस्क्रिप्शंस वर कंपोज्ड इन द प्राकृत लैंग्वेज, सोचिए उस जमाने की जो कॉमन लैंग्वेज था, एंड वर रिटन इन द ब्राह्मी स्क्रिप्ट थ्रू आउट द ग्रेटर पार्ट ऑफ द एम्पायर, बट इन द नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट, ठीक है, दे अपीयर इन खारोस्ती स्क्रिप्ट। अलग अलग स्क्रिप्ट है, नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट मतलब क्या, ये भारत है हमारा, ठीक है, राइट, तो ये है नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट, मतलब यहां पर दिस इज नॉर्थ एंड दिस इज वेस्ट, दिस पार्ट इज नोन एज नॉर्थ वेस्ट। तो यहां पर कौन सी स्क्रिप्ट है, यहां पर जो स्क्रिप्ट है वो है खारोष्टी। कौन सी स्क्रिप्ट है, खारोष्टी। और भारत में कौन सी स्क्रिप्ट चल रही थी, ब्राह्मी लिपि, लिपि का मतलब स्क्रिप्ट, ठीक है। तो यहां पर जो है खरोष्टी स्क्रिप्ट और कांधार इन अफगानिस्तान, दे वर रिटन इन द अरामाइक, इन द ग्रिप स्क्रिप्ट। देखिए अब सोचिए कि थोड़ा और, क्योंकि यहां पर कांटेक्ट किससे होगा, यहां पर कांटेक्ट होगा ग्रीक रूलर से, जैसे सेल्यूकस निकेटर है, उनके सारे गवर्नर्स है, उनसे होगा। तो कौन सी स्क्रिप्ट लानी पड़ेगी भाई, ग्रीक लैंग्वेज में लाइए, अरामाइक स्क्रिप्ट लाइए, ठीक है, मतलब ग्रीक का जो स्क्रिप्ट है वो लाइए, तो वहां पर ताकि मालूम पड़े मेरी महानता जो है, मेरे रॉयल ऑर्डर्स है वो दूर तक जाए, सिर्फ अफगानिस्तान पाकिस्तान तक नहीं, कहेंगे और जाए, और वेस्ट में जाए, वेस्ट एशिया में जाए, ताकि ग्रीक तक हमारे जो, मेरे जो पूर्वज है, मेरे जो पापा है, उनके पापा है, वो उनका जो संबंध था ग्रीक लोगों से, ठीक है, राइट, मेरी जो परदादी है, राइट, तो वहां से कहीं से
ये अरामाइक लैंग्वेज या लेटर से ग्रीक स्क्रिप्ट में या ग्रीक लैंग्वेज में भी अपने कहेंगे कि जो रॉक एडिक्ट्स और पिलर एडिक्ट्स है उनकी कॉपीज बनवाता था। अब देखिए क्या लिखा है, दिस इंस्क्रिप्शंस वर जनरली प्लेस्ड ऑन एंशिएंट हाईवेज। ठीक है, अब एंशिएंट हाईवेज का मतलब क्या है, जैसे कि आपको पता है सिल्क रूट क्या होता है, आपको पता है एंशिएंट सिल्क रूट क्या है, मतलब जनरली ऐसा कहा जाता है ये सिल्क रूट जो है चाइना से लेकर यूरोपियन देशों तक फैला है, रूट है, एक रूट है। ठीक है, राइट, रूट का मतलब रास्ता है, और ये भी उसी रास्तों में ही लगवाता था ताकि मेरे, देखो अब मेरा जो किंगडम है, ठीक है, सिर्फ ऐसा जरूरी थोड़ी कि मेरे ही प्रजा जाएगी यहां से, नहीं, ठीक है, हालांकि टैक्स लूंगा, लेकिन जब दूसरे किंगडम के लोग भी, जब दूसरे मर्चेंट्स और दूसरे ट्रेडर्स भी अगर मेरे किंगडम से होके जाते हैं, ठीक है, और ये एंशिएंट हाईवे से ही जाएंगे, ठीक है, एंशिएंट सिल्क रूट से ही जाएंगे, तो वो लोग भी तो एक बार खड़े रहकर आधा घंटा 10 मिनट कहीं पर खड़े रहेंगे, ठीक है, और पढ़ेंगे कि भैया राजा ने क्या लिखवाया, जरा देखिए, हम हमारे राजा से भी हम ये एक्सपेक्ट करें, इस तरीके से, तो इस तरीके से इसकी नीति थी। ओके, अब देखिए क्या लिखा है, लिखा है दे थ्रो लाइट ऑन द करियर ऑफ अशोक, हिज एक्सटर्नल एंड डोमेस्टिक पॉलिसीज एंड द एक्सटेंट ऑफ हिज एम्पायर। ठीक है, मतलब राजा अपने मन की बात, ठीक है, प्रजा से करता है ऑल इंडिया रेडियो पे, लेकिन यहां पर क्या है, यहां पर जो है उस जमाने का जो ऑल इंडिया रेडियो था वो क्या था, वो कहेंगे कि ये शिलालेख और ये स्तंभ थे, मतलब द रॉक एडिक्ट्स एंड द पिलर एडिक्ट्स वर देयर। ओके, ठीक है, चलिए, तो यहां पर आपको समझ में आया समझ में, ये स्लाइड क्लियर है बेटा? ये सारनाथ से लिया गया था, मुझे पता था, लेकिन मुझे आपको एक बार क्या कहते हैं आइडिया देना था। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं इसके बाद। ओके, इम्पैक्ट ऑफ द कलिंग वॉर, इम्पैक्ट ऑफ द कलिंग वॉर। ओके, ठीक है, अब देखिए आगे क्या लिखा है। अब कलिंग वॉर क्या था ये तो आपको पता ही है, ठीक है, इसमें क्या कहते हैं ज्यादा डेप्थ में नहीं जाऊंगा, राइट। भारत का एक स्टेट है, आज के प्रेजेंट इंडिया का कहेंगे एक स्टेट है जिसको हम ओडिशा के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? ओडिशा, ठीक है, राइट, या ओडिशा। ओके, राइट, तो ये ओडिशा जो है इसको हम कहते हैं, उस जमाने में कहा जाता था कलिंग। अब देखिए बहुत क्रूअल था, ठीक है, इसको ना गवारा था कि इतना छोटा सा राज्य मेरे अंदर विलय करने में मना कर रहा है, मेरे अंदर मर्ज करने में मना कर रहा है, तो क्या करेंगे? आक्रमण। ठीक है, तो आक्रमण कर दिया भाई साहब ने, और बोला कि किसी को नहीं छोड़ेंगे, इनको अभी दिखाते हैं, ऐसा काइंड ऑफ दैट थिंग। तो ये एक कहेंगे कि एक गुस्से वाली नीति है, एक क्रूअल नेचर है अशोक का। ठीक है, तो बस वही चीज यहां पर हुआ था। क्या हुआ था? देखो क्या लिखा है, लिखा है इम्पैक्ट ऑफ द कलिंग वॉर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके बुक में शायद छोटा ही दिया है, लेकिन यहां तो देखिए, अरे बाप रे, राइट, बहुत बड़ा है, राइट, ठीक है, लेकिन हम पढ़ेंगे, सब कुछ पढ़ेंगे यहां पर कलिंग वॉर में, और देखते हैं क्या है। खास करके ये धम्म घोष और भैरी घोष, ठीक है, भैरी घोष का मतलब क्रूअल नेचर, तो क्रूअल नेचर को इसने रिप्लेस कर दिया धम्म घोष से। अब देखते हैं क्या होता है ये चीज, और हम समझते हैं कि कलिंग वॉर क्या है। आप लोग रेडी हैं? गिव मी थम्स अप, रेडी टू लर्न समथिंग न्यू? ओके, आई होप सो। ओके, ठीक है, तो ये सब जो बैरी घोष है, धम्म घोष है, ठीक है, ये सब याद रखना है, आपकी बुक में नहीं लिखा है, लेकिन यहां से हमको कुछ नया जानने मिलेगा। ओके, अब क्या लिखा है? लिखा है द आइडियोलॉजी ऑफ बुद्धिज्म गाइडेड अशोक्स स्टेट पॉलिसी एट होम एंड एट अब्रोड। ठीक है, अब आपको बता देता हूं मैं, अशोक ने क्या किया, बुद्धिज्म को फैलाने के लिए इसने अपने मिशनरीज को, आपको पता है मिशनरी क्या होते हैं? यू नो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मिशनरीज? मिशनरी क्या होते हैं बेटा, मालूम है? 8 में नहीं आता बेटा, नहीं, मशीन नहीं होता, वो मशीनरी नहीं है ये, मिशनरी। मिशनरीज का मतलब होता है कि धर्म प्रचारक। इसको अगर मैं हिंदी में कहूं तो धर्म प्रचारक, ठीक है, राइट, मतलब जो धर्म का प्रचार करते हैं। तो अभी अशोक कौन है? अशोक ने तो बुद्धिज्म अपना लिया, ठीक है, तो अशोक के धर्म प्रचारक कौन होंगे? तो बुद्धिज्म के धर्म प्रचारक होंगे। तो अशोक ने अपने बेटी और अपने बेटे को
ठीक है, बहुत सारे लोगों को भेजा, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट जो है अपना बेटा जो था महेंद्र और बेटी थी संघमित्रा, ये नाम याद रखिएगा, ठीक है, हिस्ट्री में आता है, अगर आगे जाके याद रखना है तो रखिए महेंद्र और संघमित्रा। महेंद्र उसका बेटा था और अपनी बेटी थी, ये दोनों को इसने श्रीलंका भेजा, ठीक है, कहाँ भेजा? श्रीलंका, और बोला कि जाइए मिशनरी बन के जाइए और वहां पर धर्म का प्रचार कीजिए। कौन से धर्म का? तो कहेंगे बुद्धिज्म का, ठीक है, राइट। तो ये अब आगे देखता हूं, आगे ये इंक्लूडेड है या नहीं है, लेकिन ये अपने आप को क्या कहता था? अपने आप को कहता था देवनम प्रिय दासी। क्या कहता था बेटा? देवनम प्रिय दासी, ठीक है, राइट, ऐसे कुछ कहता था ये, देवों के प्रिय और उनके दास, ठीक है, देवों के सबसे प्रिय दास, देवनम प्रिय दासी। ओके, ठीक है, तो ये सब चीजें अभी आगे आएगी तो मैं आपको बताऊंगा क्या क्या है, लेकिन अब पढ़ते हैं। फाइनली वी आर गोइंग टू स्टार्ट। अब क्या लिखा है? लिखा है आफ्टर हिज एक्सेशन टू द थ्रोन fought only one major war called Kalinga War. According to him, around about कितने हैं ये? 1 lakh people were killed in this war and 1,50,000 were taken as prisoners. मतलब मोटा माटी अगर देखें तो 2.5 लाख लोग उस समय पर प्रभावित हुए थे, अफेक्ट हुए थे, ठीक है। अब उस समय पर तो भारत की जो जनसंख्या थी वो इतनी तो नहीं थी, कि बहुत छोटा नंबर है, हो सकता है उस समय पर 1 करोड़ लोग ही रहते हो या उससे भी कम लोग रहते हो, तो उसमें से ये बड़ा चंक है, एक बिग नंबर है ये, ठीक है। तो क्या लिखा है? द वॉर ब्रॉट टू द ब्राह्मण priest and the Buddhist monks great suffering, which caused Ashok much grief and remorse. ठीक है, मतलब यहां पर क्या है? जस्ट अ मोमेंट। सो यहां पर क्या है कि ग्रीफ और रिमोर्स का मतलब एक तरीके से दुख, ठीक है। सो जो ब्राह्मण और जो बुद्धिस्ट मॉन्क्स को जो बहुत दुख हुआ था, ठीक है, उसके बारे में यहाँ पर बताया है। तो अशोक का मन जो है वो थोड़ा विचलित हो गया था। विचलित का मतलब थोड़ा चेंज हो गया था, अरे बाप रे मैंने क्या कर दिया, मतलब मेरे ईगो में मैंने इतने सारे लोगों को मार दिया, काइंड ऑफ दैट थिंग। सो उसने क्या किया? उसने बोला कि सो ही अबैंडन्ड द पॉलिसी ऑफ फिजिकल ऑक्यूपेशन इन फेवर ऑफ अ पॉलिसी ऑफ कल्चरल कॉन्क्वेस्ट। ठीक है, मतलब यहाँ पर क्या है कि हम फिजिकली कोई भी जगह को यहाँ पर हम कैप्चर नहीं करेंगे। इन अदर वर्ड्स बैरी घोष वॉज रिप्लेस्ड बाय धम्म घोष, मतलब धम्म की नीति अपनानी है। अब क्या अपनाना है? धम्म की नीति। अच्छा, अब धम्म से याद आया, जरा आप में से कोई बता सकता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन धर्म एंड रिलीजन? ठीक है, अब थोड़ा फालतू का कमेंट मत करिएगा कि धर्म इंग्लिश हिंदी में होता है, रिलीजन जो है इंग्लिश में होता है, स्पेलिंग मिस्टेक है या स्पेलिंग थोड़ा अलग है। इसके अलावा कोई बताइए जरा, धर्म और रिलीजन क्या होता है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन धर्म एंड रिलीजन? मैम सर मतलब रिलीजन मतलब है ना वो चीज होता है मतलब एक पर्टिकुलर हिंदुइज्म मुस्लिम वो सब, और धर्म मतलब के मतलब अधर्म और धर्म अलग होता है। अच्छा, फिर वो कोई धर्म। भी धर्म क्यों ना, हिंदू या मुस्लिम कुछ भी क्यों ना हो। यस 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 यस, धर्म, राइट, ठीक है। तो यहाँ पर धर्म का मतलब है कुछ मॉरल वैल्यूज, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल हर बच्चे का कर्तव्य है कि अपने पेरेंट्स का रिस्पेक्ट करे, फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, राइट। तो ये धर्म है, राइट, समझ में आया? तो ये रिलीजन, जब सारे रिलीजन यही कहते हैं कि अपने माता पिता का आदर करो, जैसे श्रवण ने किया था, राइट, ठीक है, तो ये धर्म होता है। तो रिलीजन एक अलग चीज है और धर्म जो है वो अलग चीज है। जैसे कि फॉर एग्जांपल रिस्पेक्ट योर टीचर्स, राइट, तो ये धर्म होता है, ये रिलीजन हमें नहीं सिखाता, राइट। तो सम मॉरल वैल्यूज, इसको हम धर्म कहते हैं। तो यहाँ पर भी क्या है, धर्म घोष की नीति जो अपनाई थी, ठीक है, वो कहीं ना कहीं इससे ही रिलेटेड है। अब आगे देखते क्या लिखा है। लिखा है वी कोट below the words of Ashok from his 13th major rock edict। अब देखिए अशोक का जो रॉक एडिक्ट था, ठीक है, बस उसी का यहाँ पर एक क्या कहते हैं लैंग्वेज का इंग्लिश में ट्रांसलेशन करके दिया है। लिखा है when he had been consecrated 8 years, ठीक है, the beloved of the gods, the king Piyadasi, ठीक है, conquered कलिंगा या कलिंग।
150,000 people were deported, 100,000 were killed, and many times that number perished. आप समझ सकते हैं इस चीज को, क्या लिखा है 150,000 were deported, ठीक है, मतलब कहीं ना कहीं उनको बाहर निकाल दिया था, डिपोर्ट कर दिया था, या फिर अपनी जगह से भाग खड़े हुए थे. 100,000 were killed, 100,000 मतलब 1 lakh people were killed, and many that times perished, ठीक है, बर्बाद हो चुके थे. Afterwards, now that Kaling was annexed, जब कलिंग को अपने कब्जे में ले लिया, the beloved of gods, ठीक है, कौन है ये beloved of gods, तो कहेंगे अशोक है, ठीक है, राइट, अशोक. The beloved of gods, right, very earnestly practiced dham, desired dham and taught dham. देखिए सोचिए, मतलब अब अशोक क्या करता है, अशोक जब कलिंग वॉर, कलिंग पे विजय करता है, कलिंग पे विक्ट्री करता है, उसको अनेक्स करता है, जब वो सब चेंज हो जाता है, तो भाई साहब जो है क्या करते हैं, एक रॉक एडिक्ट लिखवाते हैं और उसमें ये सब चीजें बताई जाती है. क्या लिखा है, लिखा है on conquering Kaling, the beloved of gods felt remorse. यहाँ पर remorse का मतलब क्या है, दुखी, ठीक है, remorse का मतलब क्या होता है, एक तरीके से दुख क्या कहते हैं, द्रवित, मन द्रवित होना, ठीक है, दुख की क्या कहते हैं, भावना रखना, या लेट अस से पश्चाताप करना, उसको हम रिमोर्स कहते हैं. क्या कहते हैं, रिमोर्स, ओके, ठीक है, मतलब एक तरीके से पश्चाताप को हम कहते हैं रिग्रेट, ठीक है, यस आई रिग्रेट, या नो रिग्रेट कह सकते हैं, या गिल्टी फील होता है, उसको हम कहते हैं रिमोर्स. ओके, राइट, समझ में आ रहा है क्या, ओके. तो क्या लिखा है, देखो, वो अपने अपने ही शिलालेख में लिखवाता है, बोले कि जो बिलोव्ड ऑफ गॉड है, जो देवनम प्रियदासी है, उसको गिल्टी फील हो रहा है, उसको रिग्रेट फील हो रहा है, उसको दुख हो रहा है, उसको पश्चाताप हो रहा है. फॉर किसके लिए, for when an independent country is conquered, the slaughtered, death and deportation of the people is extremely grievous to the beloved of gods. देखिए क्या लिखा है, लिखा ना, एकदम भारी भारी वर्ड्स यूज करता है और कहता है कि हाँ, मैं रिग्रेट फील करता हूँ, मैं गिल्टी फील करता हूँ, मैं पश्चाताप करता हूँ, या पछतावा हो रहा है मुझे कि एक कंट्री को मैंने कॉन्क्वर किया और उसको स्लॉटर किया, काट डाला, डेथ में, मौत के घाट उतार डाला, और बहुत सारे पीपल को या बहुत सारी प्रजा को जो है नुकसान हुआ, ठीक है, राइट. और इसका खेद है किसको, बिलोव्ड ऑफ गॉड को. अपने आप को क्या बोलता है, अपने आप को बोलता है वो कि मैं देवनम प्रियदासी हूं, मैं बिलोव्ड ऑफ गॉड हूं. और एंड weighs heavily on his mind. What is even more deplorable to the beloved of gods, देखो नाम यूज नहीं करता, बार बार क्या करता है, अशोक नाम यूज नहीं करता, बार बार क्या करता है, beloved of God, beloved of God, ठीक है, राइट. So beloved of gods is that those who dwell there, whether Brahmins, Shramans, or those of the other sects or the householders, who show obedience to their teachers, behave well and devotedly towards their friends, acquaintances, colleagues, relatives, slaves and servants, all suffer violence, murder and separation from their loved ones. ठीक है, राइट. तो ये सब चीजें लिखवाता है अपने रॉक एडिक्ट में. टुडे if 100th or 1,000th part of those people were killed or died or were deported when Kaling was annexed, were to suffer similarly, it would weigh heavily on the mind of the beloved gods. Beloved of gods, the beloved of gods consider victory of Dhamma to be the foremost victory. सोचिए, मतलब सहानुभूति, एक तरीके से सॉफ्ट कॉर्नर रखता है, ठीक है, फॉर द पीपल ऑफ कलिंग, राइट. बोला कि मेरा मन जो है, मेरा माइंड जो है, इट वेज हेविली, मतलब क्या है इसका मतलब, इसका मतलब मेरे दिमाग पे वो अभी भी कहीं ना कहीं सबकॉन्शियस माइंड में कलिंग वॉर घूमता है, एक तरीके से वो कहना चाहता है ये. अब देखिए क्या लिखा है, अब लिखा है अशोक नाउ मेड एन आइडियोलॉजिकल अपील टूवर्ड्स द ट्राइबल पीपल, ठीक है, एंड द फ्रंटियर किंगडम. ओके, the subjects of the independent states in Kaling were asked to obey the king as their father. सोचिए, ये मतलब क्या है, जब सारी प्रजा मेरी संतान है तो हम कौन है, हम आपके पापा हुए, क्या हुए, पापा. तो अब मैं चाहता हूं कि आप जो है
हमें रेस्पेक्ट कीजिए, ओबे कीजिए अपने पापा की तरह। समझ में आया? ठीक है, सो यही लिखा है द कलिंग, द पीपल ऑफ द कलिंग वर आस्क्ड टू ओबे द किंग एज देयर फादर एंड टू रिपोज कॉन्फिडेंस इन हिम, और उसमें विश्वास रखिए। द ऑफिशियल्स अपॉइंटेड बाय अशोक वर इंस्ट्रक्टेड टू प्रोपागेट दिस आइडिया अमंग ऑल द सेक्शंस ऑफ हिज सब्जेक्ट्स। सब्जेक्ट्स मतलब प्रजा, ठीक है। द ट्राइबल पीपल्स वर सिमिलरली आस्क्ड टू फॉलो द प्रिंसिपल्स ऑफ धम्म, और आपको पता ही है धम्म क्या होता है, फोर नोबल ट्रूथ क्या है, एट फोल्ड पाथ क्या है। सो दिस इज ओनली द धम्म दैट भगवान बुद्ध टॉट अस, ठीक है, एट दैट टाइम, एट दिस टाइम। ओके, अशोक नो लॉन्गर ट्रीटेड फॉरेन डोमिनियंस एज लेजिटिमेट एरियाज फॉर मिलिट्री कॉन्क्वेस्ट। अब बोला है कि जो फॉरेन डोमिनियंस है, मतलब जो दूसरे किंगडम है, उसको मैं अपने एनिमी की तरह नहीं देखता। अब मैं उसको कॉन्क्वेस्ट नहीं करूंगा, अब मैं उसको हराऊंगा नहीं या उसके ऊपर वॉर नहीं करूंगा, ठीक है। अब देखिए क्या लिखा है कि अब उनको कॉन्क्वर करूंगा, उनको अपने में मिलाऊंगा, लेकिन कैसे? आइडियोलॉजिकली, प्यार से, धम्म घोष की नीति से, ठीक है, वॉर की नीति से नहीं, बैरी घोष की नीति से नहीं, ठीक है। कैसे? तो धम्म घोष की नीति से उनको मैं अपने किंगडम में मर्ज करूंगा, ठीक है। He took steps for the welfare of men and animals in the foreign lands, which was a new thing considering the condition of those days. He sent ambassadors of peace to the Greek kingdoms in the Western Asia and Greece. Okay, ठीक है, right? तो ये चीजें आई होप आपको समझ में आ रही होगी। ओके, अब यहाँ से जो है नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ाऊंगा, जो हार्डली बहुत सारी चीजें बाकी है, राइट। हार्डली मुझे हाफ एन आवर और लगेगा, लेकिन अभी जो है टाइम्स अप हो गया है, मतलब टाइम इज अप एंड आई नीड टू हैव अनदर लेक्चर। ओके।